अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और हमारा आज का टॉपिक है अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज के टॉपिक में हमें डबरीनियर और न्यूलैंड इनका कंट्रीब्यूशन देखना है पीरियोडिक टेबल बनाने में। इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने या डेवलप करने में कौन से आइडियाज़ दिए थे। आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स है, लेकिन 18th सेंचुरी में, इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, तकरीबन 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। साइंटिस्ट्स के लिए इन 30 एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेमोराइज़ करना, उनके ऊपर काम करना, ये बहुत मुश्किल था। तो साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया कि इन 30 एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन या सबसे पहली ग्रुपिंग जो दी थी वो दी थी जॉन डबरीनियर ने। इसने एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे। इन ग्रुप्स का नाम पड़ा ट्रायड्स। इन ग्रुप्स को ट्रायड्स कहते हैं क्योंकि इनमें 3 एलिमेंट्स है। 3 फॉर एग्जांपल देयर इज़ हैलोजन ट्रायड, जिसमें सारे हैलोजन्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 एलिमेंट्स है और तीनों हैलोजन, तीनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। उस टाइम पे 18th सेंचुरी में ये साइंटिस्ट्स मानते थे कि एलिमेंट या एटम जो है, इसकी प्रॉपर्टी या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो एटॉमिक मास है। साइंटिस्ट्स उस टाइम बिलीव करते थे कि एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटॉमिक मास की वजह से होती है। डबरीनियर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो भी दी थी एटॉमिक मास के बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला वाला ग्रुप देखेंगे, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये 3 इसने एक ग्रुप में रखे बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू डबरीनियर, एक ट्रायड में जितनी भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेट है बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पहला वाला ट्रायड देखेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अकॉर्डिंग टू डबरीनियर कहते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स जो है ये सिमिलर है, इनके प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनको एटॉमिक मास की वजह से रिलेशन है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल इस ट्रायड में जो 3 एलिमेंट्स है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे पहला और जो लास्ट वाला है, फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, अगर हम इनका मीन एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले का एटॉमिक मास और दूसरे का एटॉमिक मास, इनको सम करके फिर उसका एवरेज देखेंगे, तो वो जो उसमें कैलकुलेटेड एवरेज मीन एटॉमिक मास निकलता है वो होता है एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन। पहले का और लास्ट वाले का हम मीन एटॉमिक मास देखेंगे तो वो होता है एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन, और जहाँ कहीं भी ऐसी रिलेशन बनेगी उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। फॉर एग्जांपल दूसरा ग्रुप है, अगर हम क्लोरीन और आयोडीन, अगर हम इनका मीन एटॉमिक मास देखेंगे तो होगा तकरीबन ब्रोमीन का, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 81 है और ब्रोमीन का है 79.9, तकरीबन एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन। तो इसने जितने भी ग्रुप्स बनाए वो इसी बेस पे बनाए। इसने देखा कि एटॉमिक मास या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे जब हम एलिमेंट्स को ट्रायड्स में ग्रुप करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो एक ट्रायड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम होती है। लेकिन जब कैलकुलेट किया गया जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, वो सारे एलिमेंट्स इन ट्रायड्स में क्लासीफाई नहीं हो पाए क्योंकि जो एटॉमिक मास के बेस पे हम रिलेशन देखते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके हिसाब से सारे एलिमेंट्स क्लासीफाई नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, जो ये पहला वाला ग्रुप है, इसमें जो मीन एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट निकला है 23.2, ये तकरीबन
तकरीबन इक्वल है टू द मिडल वन, लेकिन इसमें थोड़ी डिफरेंस है। या हम सेकंड वाला ग्रुप देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इनका मीन एटॉमिक मास देखेंगे तो उसमें भी डिफरेंस आती है 0.8। सारे ग्रुप्स में डिफरेंस आती है। अब लिथियम जो है इनका, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है इनका मास कम है, इसमें डिफरेंस भी कम है। अब दूसरा वाला जो है इनका मास थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप, तो इनमें डिफरेंस थोड़ी ज़्यादा ही है। अब थर्ड वाला ग्रुप जो है इनका मास थोड़ा, इनमें डिफरेंस भी ज़्यादा है। तो जितना हम, इसका मतलब है जितना हम इसमें आगे आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ये डिफरेंस जो है मीन एटॉमिक मास और एटॉमिक ऑफ द मिडल वन, इसमें बहुत सारी डिफरेंस होती है। तो इसके हिसाब से जो हैवियर एलिमेंट्स है जिनका मास बहुत ज़्यादा है वो इन ट्रायड्स में ग्रुप नहीं हो सके। यानी जो डोब्रिनियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थी ये थोड़ा बहुत टाइम के लिए थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली फेल हुई क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम इस फार्मूला के हिसाब से, डोब्रिनियर के जो आइडिया थे इसके हिसाब से हम इनको क्लासिफाई नहीं कर सके। तो लेकिन डोब्रिनियर जो है, डोब्रिनियर्स क्लासिफिकेशन जो है, यहाँ हमें एक आइडिया मिलता है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे इसने रखे थे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये भी अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास, या कैल्शियम सिट्रोनियम बैरियम, ये भी अरेंज है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इसी तरह इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड्स। न्यूलैंड के टाइम पे तकरीबन 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। न्यूलैंड खुद एक म्यूज़िक लवर था, उसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड जो म्यूज़िक है उसमें 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं। अगर हम इसमें से किसी भी सुर या किसी भी नोट से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी से स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे 8th वाला कौन आएगा, क्योंकि ये 7 नोट्स है। अगर हम सी से स्टार्ट करेंगे तो 8th वाला अगेन सी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सी से स्टार्ट किया तो 8th वाला कौन आएगा, वो फिर सी आएगा क्योंकि नोट्स ओनली 7 है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डी से स्टार्ट करते हैं तो 8th वाला फिर से डी आएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एफ़ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 8th वाला जो है वो एफ़ आता है। तो न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, न्यूलैंड कहते हैं कि जिस तरह म्यूज़िकल नोट्स 7 है, इसी तरह एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी कुछ टाइप्स की है। जिस तरह म्यूज़िक में देखते हैं हम कि अगर हम किसी भी म्यूज़िक नोट से स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे 8th वन कौन सा है, 8th वाला फिर वही आता है। अगर हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ से स्टार्ट करते हैं और काउंट करेंगे 8th वाला तो वो फिर एफ़ आएगा। इसी तरह अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, अगर हम किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, तो जो 8th वाला आएगा इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन न्यूलैंड ने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे उनको पहले अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। डोब्रिनियर ने क्लासीफाई किए थे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, न्यूलैंड ने भी क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट्स थे 56 या जितने भी थे, इसने उन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे क्लासीफाई किया। पहले वो एलिमेंट रखा जिसका मास कम है, उसके बाद वो एलिमेंट रखा जिसका मास थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद वो एलिमेंट रखा जिसका मास थोड़ा बहुत और ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और फिर किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, फिर काउंट करेंगे 8th वन, 8th कौन सा आएगा। अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो 8th वाला फ्लोरीन है। तो जैसे नोट में पहले और 8th वो सेम होते हैं, इसी तरह एलिमेंट्स भी जिस से हम स्टार्ट करेंगे जो इसका 8th वाला होगा उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम होती है। यानी इसका मतलब है जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ है वो फ्लोरीन की भी प्रॉपर्टीज़ है, ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। या से फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो 8th वाला सोडियम आता है, इसका मतलब है लिथियम और सोडियम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। या अगर हम बोरॉन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जो 8th वाला आता है अल्मुनियम,
अगर हम बोरान मानेंगे ये फर्स्ट वाला है तो एट्थ वाला आता है अल्मोनियम। अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो भी सेम है, जस्ट लाइक द म्यूज़िकल नोट्स। तो न्यूलैंड जो है इसने अपनी एक लॉ बनाई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट मीन्स 8। तो इसका मतलब है, ऑक्टेव्स का मतलब है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है कि आप अगर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर आप सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक मास, तो जिस एलिमेंट से आप स्टार्ट करेंगे जो इसका एट्थ आएगा दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। दिस इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके बाद इसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, इसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक मास। तो कुछ टाइम के लिए ये पीरियोडिक टेबल चला, लेकिन ये देखा गया कि इस पीरियोडिक टेबल में अप टू कैल्शियम तक ये ठीक है, जो इसने पैटर्न दिया था वो ठीक है, लेकिन उससे आगे फिर ये पैटर्न फेल होता है, ये फिर मैच नहीं होता है। तो न्यूलैंड ने जो लॉ दी थी, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी किसी से भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, एट्थ वाला एलिमेंट जो आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन कैल्शियम से आगे ये लॉ फॉलो नहीं होती थी। लेकिन इसने एक चीज़ देखा कि न्यूलैंड ने कि जो प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे तो फ्लोरीन जो की प्रॉपर्टी सेम है, या अगर हम फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे तो क्लोरीन आएगा एट्थ वाला, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ये म्यूज़िकल नोट की तरह है। एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कुछ एलिमेंट्स छोड़ के वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ है वही फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ भी है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड वही प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन की है। से फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, सोडियम ये फर्स्ट वाला है, तो अगर हम काउंट करेंगे तो पोटेशियम जो है ये एट्थ आता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो प्रॉपर्टी सोडियम की है वही प्रॉपर्टी पोटेशियम की भी होगी, क्योंकि आफ्टर सम इंटरवल एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फिर रिपीट होती है। अब ये जो आइडिया है प्रॉपर्टी रिपीट होना, सेम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी रिपीट होना, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। इसको कहते जो है न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल फेल हुआ, इसने फिर सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सका, लेकिन यहाँ से हमें एक आइडिया मिला पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी मीन्स कि एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है आफ्टर सम इंटरवल वो प्रॉपर्टीज़ फिर रिपीट होती है। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। सो न्यूलैंड्स जो क्लासिफिकेशन थी इट वाज अ फेल क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ से हमें आइडिया मिला पीरियोडिसिटी का, पीरियोडिसिटी। तो इससे आगे फिर जो भी पीरियोडिक टेबल या जो भी क्लासिफिकेशन आई उसमें ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ये आइडिया भी इंक्लूड था, और जो पीरियोडिसिटी है वो कंसेप्ट भी उसमें था। तो इंशाल्लाह वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।